हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा स्टैंडर्ड 3 ऑन एथिक्स, जो कि है ड्यूटीज टू क्लाइंट्स। इसमें 5 सब स्टैंडर्ड्स हैं। सब स्टैंडर्ड सारे के सारे अनोखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एंड एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। ये एक शॉर्ट समरी मैं आपको देता हूँ। अगेन, इस सब स्टैंडर्ड्स में या जितने भी हम सब स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड में, एक चीज आप समझ लें कि ये रूल बेस्ड नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिस बेस्ड होगा। इन द सेंस, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं उसको मैं प्रैक्टिकली आपके सामने रखूंगा, एंड आप भी ट्राई कीजिएगा कि उसे प्रैक्टिकली ही आप एब्जॉर्ब करें। ऑब्वियसली नोट्स आपके पास में रहेंगे, तो नोट्स के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे, सारी चीजों को मेमोराइज करना आसान होगा। बट देन इस वीडियो लेक्चर के दौरान आपको ध्यान देना है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे। ओवरऑल जब प्रैक्टिकल केसेस आएंगे तब सिनेरियो बहुत अलग होंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, बार बार बोल रहा हूं कि लेक्चर्स कंप्लीट करना अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस यू विल नो कि एथिक्स को समझना और एथिक्स को सवालों का जवाब देना कितना अलग है। इट्स एन ऑल टुगेदर न्यू वर्ल्ड। इसीलिए प्रैक्टिस पे एम्फेसिस मेरा हमेशा से रहा है, आपको बार बार बोलते आया हूं। नाउ A small request to those who are watching this video on YouTube. Yes, ये YouTube पे जा सकता है ये वाला वीडियो, एंड इन केस आप इसे YouTube पे देख रहे हैं या फिर Facebook वगैरह कहीं पे भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स इट। ये था मेरा इंट्रोडक्शन विद रेस्पेक्ट टू अवर स्टैंडर्ड 3A, एंड नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू अवर स्टैंडर्ड विच इज लॉयल्टी, प्रूडेंस एंड केयर। तो शुरू करते हैं सब स्टैंडर्ड को। इस सब स्टैंडर्ड में बेसिकली 3 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रखी गई हैं कि अगर आप कभी भी किसी भी क्लाइंट के साथ में डील कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट को सर्व कर रहे हो, तो पहला आपको उनके लिए लॉयल रहना पड़ेगा। यानी कि जब आप उनको सर्व कर रहे हो तो उनका इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट से और आपके एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट से भी ऊपर। बात समझिए, सबसे ऊपर होना चाहिए सबसे ऊपर होना चाहिए क्लाइंट का इंटरेस्ट, उसके बाद होना चाहिए एम्प्लॉयर का, और उसके बाद होना चाहिए एम्प्लॉय का, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आप इस हायरार्की को फॉलो कर रहे हो, इस इंटरेस्ट की स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप काफी लॉयल्टी के साथ में अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो। इट इज अ जनरलाइज पॉइंट, और काफी सारे और जनरलाइज पॉइंट इससे रिलेटेड होने वाले हैं। नेक्स्ट अप इज प्रूडेंस। प्रूडेंस का डिक्शनरी मीनिंग मैं कह सकता हूं एक तरह से ऑनेस्टी है। दैट मीन्स कि अगर आप कभी भी क्लाइंट को सर्व कर रहे हो तो यहां पे आप उनके साथ ऑनेस्ट रहो। नाउ ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को मिक्स नहीं करना है हमें यहाँ, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी एक अलग से हमारा सब स्टैंडर्ड आने वाला है, हम वहां पे बात करेंगे उसके ऊपर में। बट ऑनेस्टी में यहाँ पे बात आएंगी कि आप क्लाइंट के साथ जब भी डील कर रहे हो तो क्लाइंट के हित में काम करो, एंड क्लाइंट से झूठ मत बोलो, एंड क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहो। बेसिकली अपने काम की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको मेंटेन करते हुए चलो। एंड फाइनली वी हैव द पॉइंट ऑफ केयर, विच मीन्स कि जो भी काम क्लाइंट के लिए करना है उसको रीजनेबल केयर एंड जजमेंट के साथ करना है। जो रिक्वायरमेंट्स आई थिंक हमने स्टैंडर्ड 1 में भी पढ़ी है, ठीक है, तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं क्लाइंट स्पेसिफिक यहां पे मोल्ड किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड में क्या मेजर बातें बोली गई हैं। स्टैंडर्ड में सबसे पहले बात ये बोली गई है कि क्लाइंट्स के लिए आपको लॉयल रहना पड़ेगा, एंड लॉयल्टी के साथ में आपको एक्ट करना है विथ रीजनेबल केयर एंड एक्सरसाइज प्रूडेंस जजमेंट। अगर देखा जाए तो इसमें तीनों पॉइंट्स कवर कर दिए गए हैं। वी हैव कवर्ड द पॉइंट ऑफ लॉयल्टी, वी हैव कवर्ड द पॉइंट ऑफ प्रूडेंस, वी हैव कवर्ड द पॉइंट ऑफ केयर। सो एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ। आइए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि हमेशा अपने क्लाइंट के बेनिफिट्स का पहले ध्यान रखें। प्लेस देयर इंटरेस्ट बिफोर योर एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट एंड योर ओन इंटरेस्ट। यानी कि सबसे पहले आएगा क्लाइंट का इंटरेस्ट, फिर आएगा आपके एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट, और फिर आएगा आपका खुद का इंटरेस्ट। इनफैक्ट अगला रीडिंग जो होने वाला है या अगला स्टैंडर्ड जो होने वाला है वो होगा ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स। तो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिवली हमें समझ में आता है कि सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है आपका क्लाइंट, फिर है आपका बॉस या फिर आपका एम्प्लॉयर, और फिर है आपका इंटरेस्ट। सो उसी प्रोग्रेसिव रेंज के ऊपर में इस सब स्टैंडर्ड पे भी बात की गई है। चलिए आइए अब गाइडेंस पे बात करते हैं। गाइडेंस में सबसे पहला गाइडेंस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि जब भी आप क्लाइंट के पैसों का यहाँ पे देखरेख कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको उनको पैसे की वैसे हिफाजत करनी है जिस तरह आप अपने पैसे की करोगे। इन द सेंस, अगर कोई इन्वेस्टमेंट में आप कभी भी पैसा नहीं लगाते तो फिर क्लाइंट के लिए भी मत ही लगाओ। दैट मीन्स उनके पैसे की उतनी आपको केयर रखनी है जितने पैसे की आप खुद की रखो। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि क्लाइंट का इंटरेस्ट पैरामाउंट है, करेक्ट, एंड यू मस्ट एक्सरसाइज सेम लेवल ऑफ प्रूडेंस, जजमेंट एंड केयर एज इफ यू वुड हैव अप्लाइड फॉर द मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। खुद के इंटरेस्ट के लिए जितनी आप मेहनत करते हो उतनी मेहनत क्लाइंट के लिए भी करनी है। यह है पहली रिक्वायरमेंट।
दूसरी रिक्वायरमेंट, ये प्रूडेंस और केयर क्या है? तो प्रूडेंस और केयर पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट जब भी आप काम करें तो आप अपनी केयर यानी कि ध्यान से, स्किल को ध्यान में रखते हुए और डिलिजेंस यानी कि जो भी काम करें निष्ठा के साथ में करें, एंड इस हिसाब से आप उनके लिए काम करें। आपको प्रूडेंस के साथ में उनके साथ एक्ट करना है, जुडिशियस मैनर में उनके साथ काम करना है, सो दैट यू आर कॉजिंग नो हार्म टू योर क्लाइंट्स। नेक्स्ट, दिस स्टैंडर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस। अब यहां पे क्या बात है समझिए, यहां स्टैंडर्ड 3 आपको ये बोल रहा है दैट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू द मेंबर्स और कैंडिडेट्स लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मस्ट अबाइड बाय द मोस्ट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स imposed on them by regulators or the code of standards including any legally imposed fiduciary duty। अब ये क्या बात है? ये बेसिकली बात ये है कि अगर लॉ के अनुसार आपको कोई नियम से बांधा जा रहा है तो आपको उसका भी पालन करना है। बेसिकली वी कैन से दैट दिस स्टैंडर्ड इज आल्सो सेइंग कि स्टैंडर्ड 1A जो आप पढ़े थे नॉलेज ऑफ लॉ वगैरह, वो अभी भी आप पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने क्लाइंट के लिए सारा काम अच्छे से किया लेकिन इलीगल मीन्स का सहायता लिया, वैसा करने से भी नहीं होगा। यू हैव टू डील विथ योर क्लाइंट वेरी वेल, बट साथ ही साथ आपको सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी पालन करना होगा। इन शॉर्ट आई कैन से दैट स्टैंडर्ड 3A डज नॉट टेल यू टू अवॉइड और टू आई वुड से नॉट फॉलो स्टैंडर्ड 1A विच वाज ऑन नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अप इज मैनेजिंग पूल ऑफ एसेट्स। अब मैनेजिंग ऑफ पूल ऑफ एसेट्स बहुत अच्छा है और इस पे काफी सारे रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सपोजिटली मैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हूं, तो अब म्यूचुअल फंड में मैंने अपना मैंडेट पहले से तय कर दिया था दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माय मनी और रादर माय क्लाइंट्स मनी इन लार्ज कैप स्टॉक्स। क्लियर है? अब ऐसे में अगर मेरे पास में उस पूल में हजारों लाखों मेरे क्लाइंट्स इकट्ठा हो जाएं तो मुझे हर एक क्लाइंट का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान नहीं रखना है। मैंने जो बात अपने गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने मैंडेट में बोली थी, मुझे बस उस बात का ध्यान रखना है। अगर मैंने ये कहा था म्यूचुअल फंड स्कीम लाने के टाइम पे कि मैं सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मुझे बस लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है। मुझे इस चीज की फिक्र नहीं करनी कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना किसी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। ये सूटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट कभी भी पूल में नहीं आती। अगर किसी को सूटेबिलिटी की ज्यादा देखरेख है तो वो मेरे साथ इंडिविजुअल अकाउंट खोले तो मैं ध्यान दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी का पोर्टफोलियो संभाल रहा हूं, आई एम अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और सॉरी अ पोर्टफोलियो मैनेजर, और मैं पीएमएस दे रहा हूं किसी को, तो फिर मैं सूटेबिलिटी का ध्यान रखूंगा। बट व्हेन आई एम मैनेजिंग अ पूल ऑफ फंड्स तो मैं हर किसी की सूटेबिलिटी, हर किसी के रिटर्न और रिस्क ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान नहीं रखूंगा। मुझे उस समय सिर्फ अपने मैंडेट का ख्याल रखना है। यही बात यहां पे लिखी हुई है। देखिए यहां लिखा हुआ है whenever you are managing any pool of assets you have to work in accordance with the terms of the governing documents which is the primary determinant of your power and duties। इसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ रहता है कि मेरी पावर और मेरी ड्यूटीज क्या है, तो वही चीजें अपने को मेंशन्ड है। नेक्स्ट अप इज फिड्यूशियरी ड्यूटीज वर्सेस स्टैंडर्ड 3A। देखो यहाँ लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, बट अगर मैं ब्रीफ अप करूं तो इसका मतलब ये है कि इस स्टैंडर्ड में फिड्यूशियरी ड्यूटीज के ऊपर में कुछ भी आपको मेंशन नहीं किया हुआ है। बट ये बात है कि अगर लीगली कोई फिड्यूशियरी ड्यूटी आप पे लागू होती है, फिड्यूशियरी ड्यूटी बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट एंड मैं कह सकता हूं ऑनेस्टी का रिलेशनशिप होता है, जहां पे आप एक क्लाइंट के लिए अच्छे से काम करो, या बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप एक एजेंट हो ऑफ अ प्रिंसिपल हु हैपेंस टू बी योर क्लाइंट। तो जब भी आप अपने क्लाइंट के लिए एक एजेंट के तौर पे काम करते हो तब आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आ जाते हो, एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अट्रैक्ट फिड्यूशियरी ड्यूटीज। तो यहां पे बस यही बोला गया है कि इस स्टैंडर्ड में फिड्यूशियरी ड्यूटी पे कोई कमेंट नहीं है, बट इफ इट इज लीगली रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय सम फिड्यूशियरी लॉज और फिड्यूशियरी ड्यूटीज तो आपको वो एनीवेज करना ही है। ये चीज देखिए यहां पे लिखा हुआ है दैट स्टैंडर्ड 3A रिक्वायर्स मेंबर्स टू वर्क फॉर द क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट नो मैटर व्हाट द जॉब फंक्शन इज। यानी कि कुछ भी जॉब फंक्शन हो, आपको यहां पे क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना है। अब ये चाहे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो या ना हो, ये स्टैंडर्ड बड़ा ही जनरलाइज्ड है और बोलता है कि क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करो। अब अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो फिड्यूशियरी ड्यूटीज का ख्याल रखो, नहीं भी है तो क्लाइंट के इंटरेस्ट का तो ख्याल रखना ही है। सो ये एक सिंपल सी बात थी जो यहाँ पे कवर्ड है, ऑब्वियसली आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहां से।
नेक्स्ट अप इज ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोफेशनल्स। ये बेसिकली ब्रोकर्स वगैरह के लिए बात लिखी गई है। यहां पे ये बोला गया है कि ब्रोकर्स के लिए स्किल एंड डिलीजेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिससे वो अपने क्लाइंट्स के लिए जब ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें तो मोस्ट फेवरेबल टर्म्स में करें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स का एक ब्रोकर हूं, सपोज करो मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बट दे डोंट ट्रेड थ्रू देयर ओन विंडोज, वो मेरे को फोन करते हैं कि ये खरीद लो, मैं वो खरीदता हूं उनके नाम पे। अब यहां पे ये बात है कि अगर मान लीजिए मैंने क्लाइंट्स, मेरे पास किसी क्लाइंट का फोन आया और उन्होंने बोला कि फटाफट टाटा मोटर्स खरीद लो, और मैंने बोला चाय की चुस्की लेते वक्त हाँ सर कर रहा हूं, और उसी समय में टाटा मोटर्स 2 से 3% बढ़ जाए एंड माई क्लाइंट इज नाउ सफरिंग बिकॉज ऑफ हायर बाइंग प्राइस, तो इसके वजह से मैं कसूरवार माना जाऊंगा, बिकॉज आई हैव नॉट वर्कड डिलीजेंटली, मैंने अपनी स्किल का फायदा नहीं उठाया, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट को नुकसान हो रहा है। सो अगर कभी भी मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहा हूं, मुझे यह ध्यान देना होगा दैट आई एम वर्किंग at the best of my skill and diligence so that उनको बेस्ट ट्रेड प्राइस मिले, उनको बेस्ट प्राइस मिले, एंड ऑब्वियसली मेरी वही उनके लिए ड्यूटी बनती है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। क्लियर है? तो आप उनके लिए ट्रेड वही करो जो उनके लिए मोस्ट फेवरेबल टर्म्स हो। नेक्स्ट अप इज क्लाइंट इंटरेस्ट इज अबव फर्म्स और पर्सनल इंटरेस्ट। ये बात तो बहुत अच्छे से लिखी हुई है। यहां पे लिखा हुआ है कि क्लाइंट का इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, ठीक है, disregarding any firm or personal interest in motivating a recommended transaction। अब इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मैं किसी क्लाइंट को कोई शेयर बता रहा हूं, ठीक है, एंड वो शेयर सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी वो शेयर है, तो अगर मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ क्लाइंट को दिया है वो रिकमेंडेशन, तो मैं गलती कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम रिकमेंडिंग अ वेरी बिग क्लाइंट अ शेयर विच आई एम एक्चुअली होल्डिंग पहले से, तो मैं जानता हूं कि जब वो खरीदेंगे तो प्राइस तो बढ़ेगा, एंड प्राइस बढ़ेगा तो मेरे को फायदा होगा। तो अगर मैं ये सोच रहा हूं तो ये बहुत गलत है। ऐसे में मैं अपने इंटरेस्ट को ऊपर रख रहा हूं एंड अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को नीचे। मुझे कायदे से क्लाइंट को वो शेयर ऑफर करना चाहिए जो क्लाइंट के लिए बेस्ट है। एंड इनफैक्ट अगर कभी कोई नया रिकमेंडेशन आ भी जाए कि ये फलाना डिमकाना शेयर है जो खरीदना चाहिए, तो वो टेक्निकली आपको सबसे पहले अपने सारे क्लाइंट्स को बोल देना चाहिए और उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो उस रिकमेंडेशन पे एक्ट कर पाए। एंड उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर को मौका दें कि अगर आपका एम्प्लॉयर उस शेयर को खरीदना चाहे तो वो कर पाए, एंड देन फिर आपको खरीदना चाहिए। दिस इज द प्रोग्रेशन दैट यू शुड वर्क विथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। Next, when managing pension plan or trust, be loyal to the beneficiaries. Now, this is important. अब ये बात समझिए आप, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ट्रस्ट के लिए ना एसेट मैनेजमेंट कर रहे हैं। ट्रस्ट में सिस्टम ये होता है कि एक आदमी होता है जो कि टेक्निकली ट्रस्ट को संभाल रहा है, उसे मैं मैनेजर कह सकता हूं या ट्रस्टी भी कहते हैं शायद। क्लियर है? एंड देन देयर आर फ्यू बेनिफिशियरीज, करेक्ट, जिनके लिए ये ट्रस्ट का पैसा यहां पे इन्वेस्ट हो रहा है। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि आप एज एन एसेट मैनेजर और आप एज एन प्रैक्टिशनर हियर, आप कभी भी अपने मैनेजर को या उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं या ट्रस्ट के जो मैनेजर हैं उनके लिए काम ना करें। रैदर आपको हर डिसीजन लेना है इन बेनिफिशियरीज को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर डिसीजन शायद मैनेजर को फायदा करेगा लेकिन बेनिफिशियरी को नहीं, तो आपको उस डिसीजन को नहीं लेना चाहिए। रैदर आपको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो बेनिफिशियरीज को फायदा करे, भले उससे मैनेजर का फायदा हो या ना हो। ये चीज यहां पे लिखी हुई है that the client is not the person or entity who hires the manager, but rather the beneficiaries of the plan or trust. The duty of loyalty is owed to the ultimate beneficiaries. Got the point? Next up is fund managers duties. Fund managers duties में देखो, अब ये रिपीट पॉइंट है। इससे पहले हमने पूल ऑफ एसेट्स के लिए जो पॉइंट पढ़ा था ये वही पॉइंट है। यहां पे ये लिख रहा है दैट यू डू नॉट हैव टू बी और योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस डू नॉट हैव टू बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क प्रोफाइल। रैदर आपको यहां पे जो भी आपकी ड्यूटी बनती है वो होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस टू योर स्टेटेड मैंडेट। यानी कि अगर आप किसी फंड को मैनेज कर रहे हो तो उस फंड में आपने जो मैंडेट तय किया था कि आप वो पैसे को कैसे मैनेज करोगे, आपको बस उस चीज का ध्यान देना है और कोई भी चीज का नहीं। नेक्स्ट अप इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट अप इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या कहा गया है? सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो पहला तो आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको उसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, आपको उस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं चाहिए। एंड इन केस आप सोच रहे हो कि नहीं ये मैं
अवॉइड तो कर नहीं सकता, तो आपको उसका प्रॉपर एंड फैक्चुअल डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है जिसका M&A डिपार्टमेंट किसी कंपनी का इशू लाने में लगा हुआ है, ठीक है, एंड IPO इज कमिंग फॉर सपोजेडली ABC लिमिटेड, ठीक है, माई कंपनी इज वर्किंग फॉर दैट, वी आर द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, क्लियर है। अब ऐसे में अगर इसका IPO आ रहा है तो सबसे पहले तो हमें यह करना चाहिए कि अगर हमारे कोई भी एसेट मैनेजमेंट डिवीजन से कोई भी क्लाइंट की क्वेरी आती है विद रिस्पेक्ट टू दिस IPO, तो हमें सबसे पहले बोल देना चाहिए कि सर इस IPO में हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर एक्चुअली एंगेज्ड इन द डिसेमिनेशन प्रोसेस, तो हम आपको इस IPO पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। बट कल को मान लो ये पॉसिबल ना हो, आपके क्लाइंट्स आपको बोले नहीं आपको रिकमेंडेशन तो देनी पड़ेगी, तो फिर आपको एक फैक्चुअल डिस्क्लोजर तो कम से कम देना पड़ेगा दैट आपका यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। जब आप किसी कंपनी का IPO खुद ला रहे हो, जब आप उसके IPO के लिए मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट उसमें है। सो ऐसे में आपको जो भी आपके इन डिस्क्लोजर्स हैं रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो जरूर से बता देने चाहिए। गॉट द पॉइंट? सो दिस हैज टू बी टोल्ड हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज टेक पोर्टफोलियो अप्रोच फॉर जजमेंट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। आप कभी भी किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी रेकमेंडेशन कर रहे हैं तो उस रेकमेंडेशन को ध्यान में ना रखें, रादर ये सोचिए कि वो शेयर को अगर हम पूरे पोर्टफोलियो में डाल देंगे तो पोर्टफोलियो का मिजाज कैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट से डील करो तो उनके लिए वो पर्टिकुलर शेयर पे एम्फेसिस मत करो, रादर उनको ये बताओ और ये चीज पे खुद भी विचार करो कि वो शेयर को अगर हम पोर्टफोलियो में डालेंगे अपने क्लाइंट के तो उनका पोर्टफोलियो में क्या इंपैक्ट आएगा। नो, इसको ऐसे समझा सकता हूं मैं कि मान लो कोई आपका क्लाइंट है जिसके पास में ऑलरेडी 80% जो शेयर्स हैं वो केमिकल सेक्टर के हैं। अब ऐसे में अगर आपको आरती इंडस्ट्रीज चाहे जितना भी अच्छा लगे तो भी आपको यह जरूर समझना चाहिए दैट आरती इंडस्ट्रीज आफ्टर ऑल इज आल्सो रिलेटेड टू केमिकल्स। तो अगर आरती चाहे जितना भी अच्छा स्टॉक हो उसको पोर्टफोलियो में डालने से केमिकल स्टॉक्स की कंसंट्रेशन और बढ़ती ही जाएगी। सो आई थिंक आरती इंडस्ट्रीज वुड नॉट बी अ गुड रिकमेंडेशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। हो सकता है किसी और क्लाइंट के लिए अच्छा हो जिसके पास में केमिकल सेक्टर का एक्सपोजर कुछ खास ना हो। सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि पोर्टफोलियो पे उसका क्या इंफ्लुएंस आने वाला है रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स। ये चीज यहां पे लिखी हुई है दैट योर डिसीजन शुड बी laid on the basis of the entire portfolio rather than individual investment within the portfolio. Next up is soft dollars. Now soft dollars एक ऐसा मैं कह सकता हूं थियोरी है जहां पे आप अपने क्लाइंट के लिए किसी एक डेडिकेटेड ब्रोकर को असाइन करके रखे हो एंड दैट ब्रोकर इज चार्जिंग हायर कमीशन। करेक्ट। हो सकता है कि देयर आर मेनी अदर ब्रोकर्स इन द टाउन, लेकिन आपने स्पेसिफिकली एक ऐसे ब्रोकर को हायर करके रखा है जो सबसे ज्यादा कमीशन लेता है। नाउ क्या ये करना जरूरी या किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा किया तो जा सकता है। यू कैन हायर अ ब्रोकर हु इज चार्जिंग हायर कमीशन फॉर योर क्लाइंट्स, लेकिन फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट भी आपके क्लाइंट्स को मिलना चाहिए। इन द सेंस उस ब्रोकर को हायर ब्रोकरेज देने के बदौलत आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मिलनी चाहिए, आपको बेटर प्राइसेस मिलने चाहिए, आपको बेटर एग्जीक्यूशन मिलनी चाहिए। अगर एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर क्लाइंट तो इसका मतलब यह है कि ये जो हायर ब्रोकरेज दी जा रही है इसके वापस रिटर्न में आपको कुछ सर्विसेज भी मिल रही है, आपको वैल्यू भी मिल रही है, एंड देन इट मेक्स अ जस्टिफाइड कॉल। ये चीज यहां पे लिखी हुई है दैट इफ यू आर पेइंग हायर ब्रोकरेज देन योर क्लाइंट वुड नॉर्मली पे, देन यू शुड ऑलवेज गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट टू द क्लाइंट। करेक्ट। तो अगर क्लाइंट को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो नुकसानदेह है, वो एक वायलेशन हो जाएगा ऑफ दिस स्टैंडर्ड। बेसिकली क्लाइंट का पैसा अगर आप जबरदस्ती कहीं इंफ्यूज कर रहे हो तो फिर वहां से बेनिफिट्स भी आने चाहिए। नेक्स्ट अप इज ब्रोकरेज एंड डायरेक्टेड ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के लिए यही लिखा हुआ है कि जो भी ब्रोकरेज आप अपने क्लाइंट के लिए दें उसमें आपको बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट एग्जीक्यूशन का ध्यान रखना है। गॉट द पॉइंट? आपको अपने क्लाइंट के लिए दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है कि उसको बेस्ट प्राइस भी मिले और उसके लिए बेस्ट एग्जीक्यूशन भी हो, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। एंड साथ ही में डायरेक्टेड ब्रोकरेज वो होती है जब आपका क्लाइंट बोले कि नहीं ब्रोकरेज मैं अपना डिसाइड करूंगा, आई विल टेल यू कि मेरा कौन ब्रोकर होगा। सो क्या ये करना अलाउड है?
यस इट इज अलाउड। आपका काम है रिकमेंडेशन देना, आप सिर्फ रिकमेंडेशन दीजिए, योर क्लाइंट विल डिसाइड कि उसका ब्रोकर कौन होगा। सो अगर वो अपना ब्रोकर डाल रहे हैं या वो अपने ब्रोकर को आपके साथ लिंक करा रहे हैं, तो आपको बस उनको एक छोटा सा यहां पे लाइन बोलना है। वो लाइन ये है कि सर आप डायरेक्टेड ब्रोकरेज दे रहे हैं, सो हो सकता है कि आपका बेस्ट एग्जीक्यूशन ना आए, बिकॉज आप ब्रोकरेज डिसाइड कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हो। बेसिकली सीधी सी बात है, अगर आपने ही अपने क्लाइंट के लिए एक ब्रोकर फाइनल किया है, तो आपको तो बेस्ट ट्रेड का ध्यान रखना ही होगा, बेस्ट प्राइस और बेस्ट एग्जीक्यूशन का ध्यान रखना ही होगा। बट इफ योर क्लाइंट इज ब्रिंगिंग इन अ ब्रोकर, तो आपको बस उनको यही बात बोल के नक्की कर देना है कि सर आप अपना ब्रोकर डाल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आपके लिए बेस्ट फेवरेबल यहां पे एग्जीक्यूशन ना हो। अब ऐसे में अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में बेस्ट प्राइस या बेस्ट एग्जीक्यूशन अपने क्लाइंट का नहीं हो पाया, तो आप फिर जिम्मेवार नहीं हो, क्योंकि ये एक डायरेक्टेड ब्रोकरेज का केस है जहां पे आपके क्लाइंट ने एक ब्रोकर को इंट्रोड्यूस किया, आपने नहीं किया है। गॉट द पॉइंट? तो सीधी सी बात है, जिसके थ्रू ब्रोकरेज का काम हो रहा है उसी का यहां पे ड्यूटी बनता है। नेक्स्ट अप इज मीनिंग ऑफ बेस्ट एग्जीक्यूशन। तो बेस्ट एग्जीक्यूशन का ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं होता है, बट सीधा सीधा मीनिंग तो यही है कि इसकी वजह से पोर्टफोलियो की वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए। यानी कि अगर खरीदने जाए तो सस्ते दाम पे आना चाहिए शेयर, और बेचने जाए तो महंगे दाम पे बिकना चाहिए। बेसिकली जब भी वॉलेटाइल मार्केट होता है तब ये बेस्ट एग्जीक्यूशन की बातें आती है। अगर मार्केट फ्लैट ही चल रहा है तो इतना कोई लफड़ा नहीं है। एंड देन फाइनली वी हैव इन दिस पेज एटलीस्ट प्रॉक्सी वोटिंग इज क्रूशियल। अब प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है? बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए मैं कई सारे क्लाइंट्स का मिला करके पैसा मैनेज कर रहा हूं, ठीक है, ये सब क्लाइंट्स हैं, इन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, मैंने उन बहुत सारे पैसों से बहुत सारे शेयर्स खरीदे, ठीक है, कंपनी अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया। अब मेरा यह कहना है कि जब जब इन कंपनियों की कोई भी जनरल मीटिंग्स होंगी, तो मेरे पास में तो वोटिंग के लिए पावर आएगा। एंड टेक्निकली यहां मैं जो वोट कर रहा हूं, ये वोट भले ही मैं कर रहा हूं, लेकिन टेक्निकली ये वोटिंग पावर होती है इन क्लाइंट्स की, क्योंकि पैसा इन्हीं का लगा हुआ है। सो दिस इज नोन एज प्रॉक्सी वोटिंग। एक तरह से ये एक एक प्रॉक्सी वोटिंग है, जहां पे आप जो वोट कर रहे हो वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में कर रहे हो। सो क्या ये करना जरूरी है? वेल, अगर मैं जनरली कहूं तो करना ही चाहिए। प्रॉक्सी वोटिंग बेसिकली ये इंश्योर करता है दैट यू आर नॉट वेस्टिंग द राइट्स व्हाट योर क्लाइंट्स हैव। आपके क्लाइंट्स ने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट करने के रिटर्न में उनको वोटिंग राइट्स में मिलती है, तो इस वोटिंग राइट्स का बेनिफिट लेना चाहिए एंड वोट करना भी चाहिए। जनरली तो मैं यही कहूंगा। अगर आप ऐसे में इन्वेस्टमेंट करें और एक भी प्रॉक्सी को वोट ना करें, प्रॉक्सी वोटिंग को जाया जाने दें, तो आप ऑब्वियसली वायलेट कर रहे हो इस स्टैंडर्ड को, क्योंकि आपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा है। उनका इंटरेस्ट था कि वो कंपनी में वोट कर सकते थे, आपने जबरदस्ती नहीं किया, सो यू आर डेफिनेटली अ डिफॉल्टर हियर। बट हियर इज अ स्मॉल कैविएट। ये छोटा सा यहाँ पे जो एक मैं कह सकता हूं ट्रिकी एरिया है, वो ये है कि हमेशा प्रॉक्सी वोटिंग करना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस भी देखनी चाहिए। अगर सपोज करो कोई मीटिंग है जिसके लिए आपको मुंबई जाना पड़े, और वहां जाकर के उस मुंबई में आप वोट करोगे अपने क्लाइंट्स के लिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैटर बहुत छोटा है और उसके लिए मुंबई जाना आपके क्लाइंट्स के लिए इनफैक्ट फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज्यादा है, तो ऐसे में आप मत जाओ। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रॉक्सी वोटिंग का कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है और आपको लगता है कि उस कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो वैसे में यू कैन स्किप योर, आई वुड से, प्रॉक्सी वोटिंग। बस यहां पे एक ही खास बात होती है कि आप जो भी करें, आपका प्रोसीडियर बेसिकली पूरा क्लियर होना चाहिए। आप किस तरह प्रॉक्सी वोट करने वाले हो ये क्लाइंट को पहले से पता होना चाहिए। आपका जो प्रोसीडियर है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, क्लाइंट्स के सामने होना चाहिए। इस चीज को हमने गाइडेंस में नहीं पढ़ा है, अब रेकमेंडेशन में जरूर पढ़ेंगे। तो ये शुरू करते हैं अब रेकमेंडेशन वाला पार्ट। रेकमेंडेशन में नंबर 1 बात यह है, डू नॉट फेवर सेलेक्टिव क्लाइंट्स। ठीक है, सेलेक्टिव क्लाइंट्स के लिए काम ना करो, यानी कि सबके लिए इक्वली अपना यहां पे ध्यान दो। किसी को भी आप यहां पे सुपरफिशियल प्रेफरेंस ना दें तो बेहतर होगा। दिस इज नंबर 1 रिक्वायरमेंट है। यानी कि किसी के भी, अब अगर आपने ऐसा किया है कि मान लीजिए जब भी कोई रिकमेंडेशन आती है, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए सबसे पहले ट्रेड करते हैं, बाद में किसी और का करते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे ट्रेड्स जाएंगे, किस तरह रिकमेंडेशन डिसेमिनेशन होंगी, हर चीज का एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होना चाहिए। Now you have to establish policies कि how the trades will be allocated, how investment recommendations will be disseminated. Basically किसी को भी यहाँ फेवर नहीं करना है। नंबर 2, disclose conflict of interest। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है,
हमने गाइडेंस में पढ़ लिया था कि अगर कोई भी एक्चुअल या फिर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फाइनली वी हैव डिस्क्लोजिंग मैनेजर कंपेंसेशन, आपके मैनेजर के जो भी कंपेंसेशन है, आपका मैनेजर किस तरह पैसे कमाता है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपके मैनेजर ने आपको एक ब्रोकर हायर करके दिया है एंड दैट ब्रोकर इज पेइंग सम कमीशन टू द मैनेजर, अगेन रिटर्न में कुछ कमीशन मिल रहा है, तो बेसिकली इस मैनेजर को ये बात बोलना पड़ेगा कि सर आई एम ऑल्सो गेटिंग पेड। अब ये चीज आप अफिलिएटेड मार्केटिंग से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूट्यूब में आपको कोई प्रोडक्ट पे रिव्यू दे रहा है तो वो बोलता है कि मेरे YouTube के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक में जाकर के आप परचेज कर लो इस प्रोडक्ट को, तो मेरे को भी कुछ पैसा मिल जाएगा, मेरे को भी एक कमीशन मिल जाएगा। इफ दे आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट देन दे आर करेक्ट, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट आपके सामने रख दिया दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग कंपेंसेटेड हियर। बट इफ समबडी इज नॉट मेंशनिंग दैट एट ऑल, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा गलत तरीका है, एथिकली दैट्स रॉन्ग। एंड यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर मैनेजर को कहीं से भी कोई भी तरह का कंपेंसेशन मिल रहा है तो उससे रिलेटेड मैटर्स जो है वो क्लाइंट्स के सामने रखे जाने चाहिए, सो दैट क्लाइंट्स को डिसाइड कि ये करना है कि नहीं करना है। गॉट द पॉइंट? तो ये पॉइंट भी अपने सामने ये रहता है। आई वुड से कि ये सब स्टैंडर्ड काफी हद तक जनरलाइज था, यहाँ पे काफी सारी जनरल बातें हुई थी, बट अब जो आगे और 4 सब स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड में, उसमें हम काफी स्पेसिफिक मुद्दों पे बात करने शुरू करेंगे, जैसे कि सूटेबिलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और भी चीजें, तो उन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। एंड देयर इज नो केस विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड, मैंने कोई भी केस इंट्रोड्यूस यहाँ नहीं किया है ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप नहीं पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट के इसी स्टैंडर्ड में आपको कई केसेस मिल जाएंगे, यू शुड गो एंड रीड देम राइट नाउ। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3B, एक नया सब स्टैंडर्ड इन दिस स्टैंडर्ड। सो दैट्स इट, सी यू, बाय बाय।